हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए आज हम इसका व्यंजक सीख लेंगे। तो प्रश्न है, वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पात्र है, कोई बड़ा बर्तन भी हो सकता है इस तरीके से, और इसमें पानी भरा हुआ है। इस तरीके से हमने इसमें पानी भर दिया। अब यहाँ पे हमने देखा भी होगा, हम अपने घर में जब नहाते हैं तो या कोई बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो क्या होता है, उस बाल्टी का जो तल है वो उठा हुआ दिखाई देता है। यानी हमें कभी ये आभास होता है कि ये बाल्टी जो रखी है इसमें इसकी गहराई थोड़ी कम है। या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बर्तन रखा हुआ है या हम नहाने गए और बाल्टी रखी है और बाल्टी के सबसे नीचे लोटा डूबा हुआ है इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से। लेकिन जब हम यहाँ से देखते हैं इस वाले, देखिए यहाँ पे वायु से देखते हैं, क्योंकि पानी के अंदर हम देख रहे हैं तो पानी एक सघन माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। और ये जो वायु है ये हो जाएगी विरल माध्यम। यानी कि जो बाल्टी के चारों ओर है वो वायु है और इसमें पानी भरा हुआ है तो ये सघन माध्यम है। तो जब हम यहाँ से इस लोटे को देखते हैं तो ये लोटा यहाँ नहीं होता है बल्कि थोड़ा सा यहाँ हमें दिखाई देता है, यहाँ पे। तो ये जो है इस तरीके से जो लोटे की स्वतंत्र तल से, अगर हम बाल्टी के स्वतंत्र तल से यहाँ से नापें, यहाँ से, तो बाल्टी के स्वतंत्र तल से लोटे की जो गहराई है ये एक्चुअल में जहाँ पे लोटा सही में रखा हुआ है, ये वाली, ये वास्तविक गहराई कहलाती है जहाँ पे लोटा सही में रखा है। लेकिन जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है ये तल उठा हुआ, इसे कहते हैं आभासी गहराई और इसे हम एच डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो आज का जो हमारा व्यंजक है उसमें हम इन दोनों में ही संबंध स्थापित करेंगे कि कौन वास्तविक गहराई है और कौन आभासी गहराई है और इनमें क्या संबंध है। तो सबसे पहले जब भी हम उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि जब किसी सघन माध्यम में रखी हुई वस्तु को विरल माध्यम से देखा जाता है तो वह वस्तु थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बताइए। जब किसी सघन माध्यम में रखी हुई वस्तु को विरल माध्यम से देखा जाता है तो वह ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जैसे ही ये एग्ज़ाम में आएगा तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप इसका चित्र बनाओगे, ठीक है। तो चित्र कैसे बनाओगे वो भी आपको देखना है। सबसे पहले आपको बीचों बीच यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और इस तरीके से हम लाइन खींच लेते हैं। इसे हम इंटरफेरेंस या अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस लाइन के ऊपर हम विरल माध्यम लेते हैं यानी कि वायु, और नीचे सघन माध्यम लेते हैं यानी कि पानी। तो हम यहाँ पे पानी बना लेते हैं, पानी भर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास दो माध्यम है, ये माध्यम है और ये माध्यम है। ये वाला सघन है और ऊपर वायु है तो ये खाली है। तो हम इसे मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो मीडियम सेकंड है ये सघन माध्यम है और ये जो मीडियम फर्स्ट है ये विरल है यानी ऊपर वायु है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है इस सघन माध्यम में। इसके बाद आपको क्या करना है एग्जाम में कि सघन माध्यम में आपको यहाँ पे बिंदु रूप में एक वस्तु लेनी है। तो हम
बिंदु रूप में वस्तु ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो इस गहराई पर यहाँ पे उपस्थित है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये देखिए, और इसको P नाम दे देते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसको हमने नाम दे दिया P। अब इस वस्तु से दो प्रकाश किरण चलेंगी। पहली प्रकाश किरण ऐसे चलेगी और दूसरी प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, सीधी बिल्कुल लंबवत, और ये इस पृष्ठ से टकराएगी। जो दोनों में अंतर कर रहा है ना, ये वाला पृष्ठ, इसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो इससे इस तरीके से चलेगी और इससे टकरा जाएगी, ठीक है। और यहाँ से भी एक प्रकाश किरण ऐसे तिरछी चलेगी और इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी। तो पहले हम ये वाली प्रकाश किरण जो बिंदु P से चलेगी, जो अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी, इसे हम बना लेते हैं। तो हम आपको इस तरीके से एक सबसे पहले सीधी रेखा खींचनी है, ये देखिए। तो इस तरीके से आपने ये प्रकाश किरण चल रही है, तो ये ऐसे अपन ने बना दिया। अब दूसरी प्रकाश किरण, अब जैसे ये चलेगी तो इसे आगे भी जाना है, लेकिन माध्यम यहाँ पे चेंज हो गया। ऊपर कौन सा माध्यम है? ऊपर विरल माध्यम है। तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी। तो सबसे पहले आपको अभिलंब बनाना होगा। तो अभिलंब जो है, हम यहाँ पे जो हमारा परावर्तक, ये अपवर्तक पृष्ठ है ना, इसकी लंबवत खींचना पड़ता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। तो इस तरीके से हम अभिलंब खींच लेते हैं, ये देखिए। और इसे हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे MN। देखिए, एग्ज़ाम में चित्र जो भी आप बनाते हैं बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध रूप से नामांकित होने चाहिए, तभी आप अच्छा अंक ला सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको चित्र बनाने हैं। देखिए, ये इस तरीके से चली जाती है, लेकिन जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन मतलब गाढ़े माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो एक्चुअली में उसे एकदम सीधा इस तरीके से जाना चाहिए था, ये देखिए। लेकिन ये अभिलंब है, तो अभिलंब से ये थोड़ी सी दूर हट जाएगी इस तरीके से, और वो प्रकाश किरण फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये अभिलंब से दूर हट गई, और ये यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ से मान लेते हैं कि Q बिंदु पर टकरा गई है, और फिर टकराने के बाद ये यहाँ से मान लेते हैं कि QR डायरेक्शन में निकल गई, या हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम आपतन कोण चेक करें यदि, तो अभी थोड़ी देर में हम करेंगे। ये तो पहली प्रकाश किरण इस तरीके से डायरेक्शन में बिंदु P से चलने वाली प्रकाश किरण PQ दिशा में जाकर अभिलंब से दूर हटकर QR दिशा में चली जाती है। क्योंकि अगर ये सीधी जाती तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से, जैसे स्केल आगे तक गया है, ये ऐसे जाती, लेकिन ये तो यहाँ से निकल गई। ये आप देख सकते हैं स्केल के नीचे, ये यहाँ से निकल गई, मतलब ये अभिलंब से दूर हट गई। दूसरी प्रकाश किरण कैसे चलती है? बिंदु P से एकदम सीधी। तो हम इसको भी बना सकते हैं, यहाँ पे एकदम सीधी लाइन खींच के हम, ये बिंदु P से चलने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है, और ऐसे। अब दोनों प्रकाश किरणों को, इस वाले को और इस वाले को, अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो पीछे की ओर कैसे बढ़ाओगे? जैसे ये वाली प्रकाश किरण है, ये निकली है जो, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस पर रखकर। तो ये जो यहाँ से अभिलंब से जो दूर हटी है, आपको स्केल उस पर रखना है, ये देखिए, और आप इसे पीछे की ओर बढ़ा देंगे ऐसे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपको ध्यान से देखना है। अब जब पीछे की ओर आप बढ़ा दोगे तो ये कहाँ क्रॉस होगा? इस वाले पॉइंट पर। और ये जो ऐसे सीधे गई थी, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाओगे तो इसी लाइन पे आएगा। तो ये कहाँ पे क्रॉस होगा? लगभग यहाँ पे, है ना। तो ये इस P का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा
पी डैश पर। बनेगा कि नहीं? तो अगर हम स्वतंत्र तल ये माने तो यहाँ से यहाँ तक की गहराई वास्तविक गहराई होगी, क्योंकि यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। लेकिन हमें कहाँ पे दिखेगी? हमें यहाँ से ये वाली वस्तु यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि अपवर्तन हुआ है। तो अगर हम यहाँ से देख रहे होते हैं, ये देखिए, अगर हम यहाँ से देख रहे होते तो हमें ये वस्तु ये वाली यहाँ पे दिखती। अब हम ये वास्तविक गहराई है तो यहाँ तक की गहराई को हम h मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की गहराई को हम, इस बिंदु को हम यदि S नाम दे दें तो ये गहराई हम h डैश मान लेते हैं। अब बात करते हैं कोणों की कि कौन सा कोण कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपतन कोण की। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये है आपतित किरण जो इस बिंदु से आ रही थी, और ये है अभिलंब। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोण बनेगा, तो ये वाला कोण होगा आपतन कोण, और इसे हम आई से दर्शाएंगे। ये देखिए आपतन कोण। तो अगर ये आई है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जेड बन रहा है, ये देखिए जेड। तो ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। तो अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। तो इसको हम यहाँ पे अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद ये देखिए अपवर्तित किरण ये है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहेंगे। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण यहाँ पे बनेगा जो कि R होगा। तो R अगर यहाँ पे है और ये MN अभिलंब और ये PS एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि ये सीधी 90 पर निकलती है और अभिलंब भी 90 डिग्री पर यहाँ पे खींचा जाता है। तो PS और MN दोनों एक दूसरे की कैसी हैं? दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर, और इसके बीच में ये तिर्यक लाइन गई है इस तरीके से। तो जितना यहाँ पे बनेगा कोण उतना ही अपवर्तन कोण यहाँ पे बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? R। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से तो हमने I और R लिख लिए। अब हम इस चित्र की डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने लाइंस खींच ली हैं ताकि एक सीध में सभी भाषा रहे। सबसे पहले आप देखेंगे तो सघन माध्यम में बिंदु रूप में एक वस्तु P रखी है। तो हम लिखेंगे चित्रानुसार सघन माध्यम जल में एक वस्तु P रखी है। तो हमने इस तरीके से लिखा। अब इस वस्तु को हम कहाँ से देखते हैं? तो यहाँ देखिए हम विरल माध्यम से देखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जिसे विरल माध्यम वायु से देखा जाता है, जिसे विरल माध्यम वायु से देखा जा रहा है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे बिंदु P से चलने वाली प्रकाश किरण PQ दिशा में चलकर अभिलंब से, यानी कि ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इससे टकराकर QR दिशा में चली जाती है। आप देख सकते हैं ये QR दिशा में निकल रही है। तो आपको क्या लिखना है? बिंदु P से चलने वाली प्रकाश किरण PQ अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में निकल जाती है। फिर से देखिए, बिंदु P से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिंदु P से चलने वाली प्रकाश किरण PQ अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में निकल जाती है। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि बिंदु P से प्रकाश किरण चलेगी और वो अपवर्तन होगा बिंदु Q पर, और ये QR दिशा में निकल जाएगी अभिलंब से दूर हटकर। तो हमने इस तरीके से लिखा। तो ये तो हुई पहली किरण की बात। एक किरण और यहाँ से निकली थी जिसका नाम है PS। तो ये आपतित होती है सीधी और सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
दूसरी प्रकाश किरण PS अभिलंबवत निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, 90 डिग्री से ये आई है तो 90 डिग्री से ही क्या होगी, ये निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, दूसरी प्रकाश किरण PS अभिलंबवत सीधी निकल जाती है। अब इसके बाद यदि हम दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं, ये देखिए जो निकली है QR, इसे पीछे की ओर बढ़ाएं, और ये जो PS निकली है इसे पीछे की ओर बढ़ाएं, तो P का प्रतिबिंब P' पर बनता है। तो हम लिखेंगे दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर P का प्रतिबिंब P' पर बनता है। इस तरीके से हमने लिखा। अब हम चित्र को ध्यान से देखते हैं और I और R के मान लिख लेते हैं, यानी हमें कोण I और कोण R लिखना है। तो कोण I कहाँ पे बना था, सबसे पहले ये देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो PQN ये I है, लेकिन ये किसके बराबर हो गया था, इसके। और ये वाला कोण बताना है तो कैसे बताओगे, SPQ, या हम P' भी बता सकते हैं, तो कोई भी सही है। तो हम यहाँ पे SPQ तो लिख लेते हैं। कोण पहले कौन सा लिखते हैं, ये मेन वाला, तो ये कौन सा है, PQN। तो कोण PQN बराबर किसके होगा, कोण QPN, ये वाला कोण के। और ये कोण कैसा है, SPQ, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। तो लिखेंगे कोण SPQ, और दोनों बराबर हैं, दोनों का मान I है। I मतलब आपतन कोण, क्योंकि दोनों क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद यदि हम ध्यान से देखें तो हमें R भी लिखना है। ये देखिए R कहाँ पे बना है, MQR, तो ये बनेगा स्मॉल r, और ये इसके बराबर है क्योंकि दोनों संगत कोण है, क्योंकि SP और MN एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि MQR, कोण MQR बराबर है कोण SP' के, और दोनों क्या है, R है, क्योंकि दोनों संगत कोण है, संगत कोण है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये जल से वायु में प्रवेश कर रही है, तो उसके लिए अपवर्तनांक हम लिखेंगे। जब प्रकाश किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तो इसके लिए अपवर्तनांक होता है, वाटर से कहाँ जा रही है, एयर में, तो वाटर म्यू यानी अपवर्तनांक, और ये एयर, तो ए बना दिया। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। स्नेल का फॉर्मूला होता है sin I बटे sin R। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्नेल के नियम से। ये देखिए, तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम एयर टू वाटर करें, ये कैसा है, वाटर टू एयर, यानी जल से वायु में। लेकिन इसी चीज को हम उल्टा कर दें, यानी ए ऊपर बना दें और W नीचे, तो ये पलट जाएगा, यानी sin R बटे sin I हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है ये। तो ए ऊपर कर दिया और म्यू ज्यों का त्यों और W कर दिया नीचे, तो ये मान भी पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा sin R बटे sin I। इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत से। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इस पेज में कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें यदि sin R और sin I के मान मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे रख सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करें साइन आर की, तो चित्र से हमें मान मिलेगा। ये देखिए, ये है आर और ये है समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 अंश। तो अगर हम त्रिभुज ले लें एस पी डैश क्यू, ये वाला त्रिभुज ले लें, तो यहाँ पे ये देखिए ये है आर और साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण और ये हो जाएगा लंब, या ये हो जाएगा लंब, है ना। तो अगर हम इस चीज को, लेकिन यहाँ पे थीटा बना हुआ है तो थीटा के सामने का ये होगा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लंब भी डिसाइड कर लिया और कर्ण भी। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं एस पी डैश क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एस, फिर है पी डैश क्यू में। अब एस पी डैश क्यू में क्या है देख के आते हैं इस चित्र में, एस पी डैश क्यू। तो यहाँ पे आप देखिए कि एस पी डैश क्यू में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन आर बराबर लंब, यानी एस क्यू बटे कर्ण पी डैश क्यू। तो हम यही लिख लेते हैं यहाँ पे, इस चित्र को यहाँ पे रखते हैं ताकि हमें सब चीज का आइडिया लग सके। तो साइन आर बराबर लंब कितना है बताइए, एस क्यू है, और कर्ण कितना है, पी डैश क्यू है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी डैश क्यू। तो साइन आर हमने ज्यों का त्यों लिखा। एस क्यू कितना है, तो एस क्यू तो हमारे पास नहीं है, जबकि पी डैश क्यू, जो पी डैश क्यू है यहाँ पे, अभी इसको हम समीकरण 1 बना देंगे क्योंकि दोनों के मान नहीं है, इसको काट देते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेंगे आई के लिए। तो आई किस में बन रहा है, ये देखिए एस पी क्यू में। तो हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज एस पी क्यू। पहले हमें ये वाला त्रिभुज लेना है, फिर हमें ये वाला त्रिभुज लेना है, बस हो जाएगा। तो एस पी क्यू में यहाँ पे साइन आर, यहाँ पे साइन आर था, यहाँ पे क्या होगा साइन आई। थीटा के सामने की भुजा लंब एस क्यू, लंब बटे कर्ण क्या होगी, तो कर्ण होगी पी, समकोण के सामने की भुजा ये पी क्यू। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पी क्यू। अब साइन आई जो है ये देखिए, इसको हम बना देंगे समीकरण 2। अब हम उसमें मान रख देंगे जो अपवर्तनांक ये वाला है ना, इसमें साइन आर और साइन आई के मान रखना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, अगर हम इसको बना दें तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या होगा, ए म्यू डब्ल्यू बराबर साइन आर का मान कितना है, ऊपर लिखा है ये देखिए एस क्यू बटे पी डैश क्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एस क्यू बटे पी डैश क्यू गुणित ये साइन आई का मान कितना है, ये बटे बटे में आएगा तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा पी क्यू बटे एस क्यू। एस क्यू से एस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर पी क्यू बटे पी डैश क्यू। लेकिन अगर पी क्यू और पी डैश क्यू देखें, अगर अपन अभिलंब के पास से देखें, ये देखिए अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से देखते तो ये किरण जो ऐसे मुड़ी हुई है ये ऐसे आती, तो ये जो है इस तरीके से मुड़ रही है। अगर हम अभिलंब के पास से देखते तो ये ऐसे जाती सीधी, तो इसको पीछे की ओर जब बढ़ाते तो ये पी पर ही मिलती। तो जब हम अभिलंब के पास से देखते तो जितना पी डैश एस है ये पी डैश क्यू है, ये क्या हो जाता, पी डैश एस हो जाता, क्योंकि ये क्यू पॉइंट कहाँ आ जाता है यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम अभिलंब के पास से देखें, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, हम यहाँ से देख रहे हैं अभी, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलता है। अगर हम यहाँ से देखें अभिलंब के थोड़ा पास आ जाएं तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ आएगा, नीचे आ गया कि नहीं। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये देखिए तो क्या होगा, इसी लाइन पे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हम
अभिलंब के पास आएंगे तो ये वाला पॉइंट नीचे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर ये Q पॉइंट है, अगर हम इसको यहाँ से देखते, ये जो अभिलंब है इसको यहाँ से देखते तो ये वाला जो Q पॉइंट है ये यहाँ पे आ सकता था। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर Q यहाँ से हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये Q पॉइंट S पर आ जाएगा। तो P डैश Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P डैश S, और P Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P S, क्योंकि Q पॉइंट यहाँ आ जाएगा यदि तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारा जो Q पॉइंट है वो S में रिप्लेस हो जाए। चित्र को हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं। यानी कि जो Q है, अगर हम अभिलंब के पास से देखें, ये वाला अभिलंब नहीं, अगर हम यहाँ पे इसके पास से देखें तो क्या हो जाएगा, A म्यू W बराबर Q जो है वो S में आ जाएगा। तो पी एस बटे पी डैश एस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो A म्यू W बराबर पी एस कितना है, पी एस एच है, और पी डैश एस कितना है, पी डैश एस है एच डैश। तो ये हमारी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध आ जाएगा। ये होगी वास्तविक गहराई बटे ये होगी आभासी गहराई। तो इस तरीके से आपको करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा लिख लेना है।